गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस प्रैक्टिकल क्लास में इस वर्चुअल लेबोरेटरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और से रिलेटेड अदर से 4 एक्सपेरिमेंट अब तक कर चुके हैं और आज 5वें एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन और उसके थ्योरी के बारे में डिस्कशन होगा। और जैसे कि हमेशा मैं ऐसा करता हूँ और आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट डे में आपको उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करता हूँ और सेकेंड डे मैं उसे वर्चुअल लैब पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो जिस एक्सपेरिमेंट का आज आपको सीखना है उस एक्सपेरिमेंट को इन शॉर्ट LCR कहते हैं और आपको इसमें क्या जानना है इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उस सेपरेटर्स को, जिस सेपरेटर्स को एक्चुअली आपको लैब में इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके पहले कि आप लैब में उस सेपरेटर्स को इस्तेमाल करें उसके बारे में कुछ बातों को पहले जान लें, तब आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने में मज़ा भी आएगा और इस एक्सपेरिमेंट को आप समझ भी पाएंगे कि करना क्या है। ओके, जैसा कि नाम से जाहिर है और आपने पहले भी इसको पढ़ा ही होगा, पार्ट 1 में आपके थ्योरी का पार्ट हुआ करता था ये कि जो LCR सर्किट है वो एक AC एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और AC एक्सपेरिमेंट में कई तरह के सर्किट कराए जाते हैं। जब आप सेकेंडरी में भी रहे होंगे तभी आपने LCR सर्किट का एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन वहाँ पर आप जो है इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरह के सर्किट के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए या प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए, और फिर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, आप LC के लिए करते हैं, फिर RC के लिए करते हैं और फाइनली LCR के लिए आप इम्पीडेंस, सभी के लिए आप इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जब आप प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव के लिए करते हैं तो आप रिएक्टेंस निकालते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं और वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व प्लॉट करके आप उसका इम्पीडेंस निकालते हैं और फिर आप कंपेयर करते हैं कि जो कैलकुलेटेड इम्पीडेंस है या जो हमने ग्राफ से इम्पीडेंस प्राप्त किया उन दोनों में क्या रिलेशन। लेकिन थर्ड ईयर में फिर क्या आप करने वाले हैं? थर्ड ईयर में एक्चुअली आप LCR सर्किट को 2 तरीके से जोड़ने वाले हैं, एक सीरियली जोड़ने वाले हैं कंपोनेंट्स को और एक बार उनको पैरेलल जोड़ने वाले हैं, और जिस तरीके से आप उसे जोड़ेंगे वो एक रेजोनेंट सर्किट की तरह काम करेगा। रेजोनेंट सर्किट में जो आप रेजोनेंट वर्ड पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको रेजोनेंस की याद आती है, और कोई भी रेजोनेंट सर्किट वो ट्यूनिंग के काम आती है, ट्यूनर सर्किट के तौर पे काम आती है। वैसे आमतौर पर सबसे पॉपुलर जो रेजोनेंट सर्किट है वो है LC सर्किट। क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है LC सर्किट, जिसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं? आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है और ऑसिलेटर पढ़ाते समय आपको टैंक सर्किट के बारे में बताया जाता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C टैंक सर्किट बनाया जाता है। तो दिमाग में बात जरूर आती होगी कि LOC ही क्यों सेलेक्ट किया गया और उसको क्यों पैरेलल क्यों रखा गया। इन सारे सवालों का जवाब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको मिलेगा, और ये एक्सपेरिमेंट ना कुछ खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपके लैब का ये सबसे आसान एक्सपेरिमेंट है, करने में भी बहुत मज़ा आता है और इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, काफ़ी एरिया में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से। ओके, तो जो इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा एम है वो क्या क्या करना है? To show that impedance of a circuit in which an inductive L and a capacitance C are in series। तो इनिशियली तो आपको ये करना है कि L को और C को इन सीरीज रखना है। किसके सीरीज में रखना है? रेजिस्टेंस के सीरीज में रखना है, और ये देखना है कि एन इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C आर इन सीरीज, तब क्या हो, द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट क्या हो, इज अ मिनिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F प्रेस। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट की इम्पिडेंस हो वो मिनिमम हो, ये प्रूव करना है। दूसरा हिस्सा क्या है, व्हेन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जब पैरेलल हो तब सर्किट का जो इम्पिडेंस हो वो क्या हो, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहेगी, लेकिन जब आप सीरीज में जोड़ेंगे LOC को तो
उस फ्रिक्वेंसी पर इम्पीडेंस जो सर्किट की आएगी वो मिनिमम आएगी, और जब पैरेलल जोड़ेंगे तो जो इम्पीडेंस आएगा वो सर्किट का इम्पीडेंस वो मैक्सिमम होगा। तो ये दो चीजें प्रूव करना, ये शो करना, ये इस एक्सपेरिमेंट का आपका उद्देश्य है। इसके पहले कि आप आगे बढ़े, 2-3 फार्मूले जिसको आप 12th में भी आपने देखा होगा और पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा हुआ है, उनसे परिचय ले लें, क्योंकि उनकी आवश्यकता आगे आपको कैलकुलेशन में पढ़ने वाली है। इसमें सबसे पहले रिएक्टेंस का, कि जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते किसे, कब कहलाए, किस फ्रिक्वेंसी को आप कहेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो उसकी कुछ खास बातों के बारे में नोट करिए कि जो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज उसके पहले एक उनमें से दूसरे से बड़ा होगा और या दूसरा पहले से छोटा होगा। मतलब इस वैल्यू के रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के से कम फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से छोटा होगा, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा होगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिसे हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं, इस पर काई एल और काई सी यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो आप जरा इन दोनों रिएक्टेंस की वैल्यू को रख दें। आप जानते हैं काई एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है और काई सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। ये दोनों वैल्यू अगर आप रख दें तो, और ओमेगा आप जानते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी है विच इज 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ चूंकि ये फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ही काई एल काई सी इक्वल होते हैं, इसलिए केवल एफ रखने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं, एफ रेस, जिसका मतलब है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। आई होप आप इस फार्मूले से अच्छे से परिचित हो। कहीं भी कोई फार्मूले को लेकर कोई कोशिश मुझे लगता है कि आपकी पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ डिटेलिंग की जाए तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका डिटेल में भी बता सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इस एक्सपेरिमेंट का, वो हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, पहले सीरीज के लिए पढ़ते हैं और फिर हम पैरेलल सर्किट के लिए पढ़ते हैं। देखिए जो इम्पिडेंस होगा, इंडक्टेंस का जो इम्पिडेंस होगा, वो उसको अगर आप ZL से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, RL प्लस जे ओमेगा एल। एल ओमेगा जी आप सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि इंडक्टेंस के इम्पिडेंस के साथ ही जो रेजिस्टेंस लगा होगा, कोई एलसीआर सर्किट है तो एक आर भी होगा, उसका जो लोड, इसको आप लोड रेजिस्टेंस कह लीजिए, उस लोड रेजिस्टेंस का भी लोड रेजिस्टर का भी रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। पर कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटी के लिए जो कैपेसिटर लगा होगा उसका जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा, जेड सी इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों आ गया आप जान ही रहे पेज की वजह से, जे अपॉन ओमेगा सी। मैं जे क्या है या प्लस या माइनस की वजह इसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको पार्ट वन में पढ़ा हुआ है कि एक का फेज दूसरे के फेज के साथ कैसे लैग करता है या लीड करता है। अब याद करिए, आपको पार्ट वन में पढ़ाया गया होगा। अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो जो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, वो इन दोनों का ZL और ZC के सम के बराबर हो जाएगा। और इस वक्त जो है RL की वैल्यू, जिसे द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, मतलब जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी उस वक्त RL की वैल्यू मिनिमम होगी। अदरवाइज एट एनी अदर फ्रिक्वेंसी, मतलब इस फ्रिक्वेंसी के अलावा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अलावा क्या होगा, एट एनी अदर फ्रिक्वेंसी जो इम्पिडेंस होगा वो RL से ज्यादा होगा। किस इम्पिडेंस की बात हो रही है, Z की बात हो रही है, कि इस वैल्यू पर हम सही में, यही तो हमारा उद्देश्य है, एम हमने यही तय किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे, उस पे जो इम्पिडेंस होगी वो मिनिमम होगी, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अलावा यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा या कम पर क्या होगा, इम्पिडेंस जो होगी वो हमेशा RL से ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है ये हमको प्रूव करना है। और दूसरा, अगर हम पैरेलल में जोड़ दें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, अगर पैरेलल में जोड़ दें तो जो इफेक्टिव इंपिडेंस होगा वो Z क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ZL ZC बाई ZL प्लस ZC। ये कैसे आ गया, आपको मालूम है कि अगर पैरेलल में जब हम इम्पिडेंस को जोड़ते हैं, ऑल्दो आपने शायद रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा होगा, ये बात इम्पिडेंस के लिए लागू होता है। अगर हम पैरेलल में इम्पिडेंस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट इम्पिडेंस क्या हो जाता है, 1/Z इक्वल टू
1/ZL प्लस 1/ZC, याद आ गया आपको? 1/ZL प्लस 1/ZC, उसी को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो Z क्या हो जाएगा? ZL ZC अपॉन ZL प्लस ZC, ठीक। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? ये ZL एंड ZC क्या होगा? ये मिनिमम होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बात की भी है, लेकिन कल्पना करिए कि RL जो है वो 0 हो जाए, लोड रेजिस्टेंस 0 हो ही ना। तो अगर लोड रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो ये जो ZL ZC जो प्रोडक्ट इन दोनों का, वो क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ZL प्लस ZC ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जो पीछे इक्वेशन आपको दिखाई गई है, अभी थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन दिखाई गई है कि अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो जो इफेक्टिव इम्पिडेंस क्या होगा? वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इम्पिडेंस, इफेक्टिव इम्पिडेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इनफाइनाइट होने का मतलब तो हो गया कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाए, इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाए। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि सर्किट ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ लोड रेजिस्टेंस जरूर होगा, चाहे आपने लगाया हो या ना लगाया हो, कुछ ना कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जरूर। तो नॉन जीरो वैल्यू के लिए, चाहे वो स्मॉल वैल्यू क्यों ना हो, नॉन जीरो वैल्यूज के लिए जो आप इफेक्टिव इम्पिडेंस निकालेंगे वो फाइनाइट होगा पर लार्ज होगा। इसलिए जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। यही फर्क है। सीरीज में अगर आप सर्किट जोड़ें तो हम मिनिमम होती है, और जब आप इसी को पैरेलल में जोड़ते हैं तो फिर वो मैक्सिमम होती है। आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा। एलसीआर सर्किट को आमतौर पे पॉपुलरली नेम एलसीआर सर्किट हो गया है, लेकिन यहाँ जो हम सर्किट आपको शो करने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो जिस तरीके से जोड़ा गया है वो है आरएलसी सर्किट के तौर पर जोड़ा गया। यानी पहले रेजिस्टेंस है, फिर इंडक्टर है या इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटर या कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये तीन चीजें सीरीज में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, जो आपको ऑपरेटर्स लैब में दिखेगा या जो हम आपको वर्चुअल लैब में कराएंगे, ठीक। इसमें जो रेजिस्टेंस है, इसके जो दोनों तरफ के टर्मिनल है, उनको एक को ए कहेंगे, एक को बी कहेंगे, ठीक। जो बी टर्मिनल है वो इंडक्टर से जुड़ा होगा, और इंडक्टर के भी दोनों तरफ के सिरे को जो कि जुड़ा हुआ है उसको बी कहेंगे, यानी बी इज कॉमन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। और इसका दूसरा सिरा कहलाएगा सी। ये जो सी सिरा है, टर्मिनल है, ये कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सी इज कॉमन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा कहलाएगा डी। आपने गौर किया होगा, इसको हमने कलर कोडिंग की है। ए को रेड का रखा है, बी को ब्लैक रखा है, सी को ब्लू रखा है, डी को ग्रीन रखा है, जानबूझकर, क्योंकि आपके जो लैब में ऑपरेटर्स है वो इसी तरीके से, जो टर्मिनल बने हुए हैं वो इसी तरीके से कलर कोडेड हैं, और यही कलर है ताकि आपको याद रहे कि किस कलर को कैसे जोड़ना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? 1/2π√LC। तो यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम, और इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 0.1 हेनरी, एक ही बात है। और तीसरी वैल्यू क्या दी हुई है? 33 नैनो फैरेड। 33 नैनो फैरेड भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 0.033 माइक्रोफैरेड। आमतौर पे जो कंडेंसर मिलते हैं वो माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड या पिकोफैरेड के ऑर्डर के मिलते हैं, तो उसी ऑर्डर में लिखा जाता है। तो एक ही बात है। आप लैब में आएंगे तो शायद वहां लिखा होगा 0.033 माइक्रोफैरेड, इसका यही मतलब है कि 33 नैनोफैरेड। तो अगर मैं इस L की वैल्यू यानी 100 मिली हेनरी और ये C की वैल्यू 33 नैनोफैरेड इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2772 हर्ट्ज या 2.772 किलो हर्ट्ज। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बात तो कैलकुलेटेड हो गई। क्या एक्सपेरिमेंट से भी आ सकती है? तो हम वापस अपने उस ऑपरेटर्स पर आते हैं, जिस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल आपको लैब में करना। आप देख रहे हो एक छोटा सा बॉक्स है जिसको हम एलसीआर सर्किट बॉक्स कहते हैं, और इसको समझने के लिए हमने ऊपर सर्किट फिर दोबारा बना दी है। यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कंडेंसर है, यानी ए और बी के बीच में देखिए यहाँ भी टर्मिनल दिखाए गए ए और बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, रेड और ब्लैक टर्मिनल के बीच में, और ब्लैक और ब्लू टर्मिनल के बीच में एक इंडक्टर है 100 मिली हेनरी का,
और ब्लू और ग्रीन के बीच में एक कंडेंसर है 33 नैनोफैरेड का। इनकी वैल्यू देखिए नीचे भी लिखी हुई है, R इक्वल टू 1 K, केवल K लिखा है, के ओम, L इक्वल टू 100 मिली हेनरी एंड C लिखा हुआ 0.033 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड में अगर आप 0.033 लिखते तो नैनोफैरेड में 33 नैनो फैरेड हो जाएगा। तो ये बॉक्स एलसीआर सर्किट फॉर एसी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी लैब में इस बॉक्स की मदद से आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एक सिंपल एलसीआर सर्किट अगर हम सीरीज में जोड़ें तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो तो तीन कंपोनेंट तो आपको बात हो ही गई, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इनके टर्मिनल हो गए ए बी सी एंड डी। लेकिन इसको अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम टर्मिनल ए को और टर्मिनल डी को एक सिग्नल जनरेटर, जिसे हम फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं, आप किसी बुक में फंक्शन जनरेटर देखेंगे, कहीं पर आप सिग्नल जनरेटर आप देखेंगे, तो एक ही बात है, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनसे हम जोड़ते हैं टर्मिनल ए एंड डी। ध्यान रखिएगा, सिग्नल जनरेटर को हमेशा टर्मिनल ए और टर्मिनल डी से ही जोड़ेंगे जब तक आप एलसीआर को सीरीज में जोड़ रहे हैं। ओके, फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर कैसा होता है देखने में, ये उसकी पिक्चर है जो आपको लैब में सिग्नल जनरेटर दिखेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रीन है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी नजर आती है कि कितनी मतलब लिखी हुई नजर आती है, ये डिजिटल डिस्प्ले है एक्चुअली। और यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी के लिए नॉब है, आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये पल्स विड्थ की आपको यहाँ इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीसी ऑफसेट की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक जरूरत इसकी पड़ सकती है एम्पलीट्यूड। तो यानी आप इस दो नाप पे ध्यान दीजिए, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि कितने वोल्ट, आरएमएस वोल्ट, क्योंकि एसी होता है ना, तो आरएमएस वोल्ट कितना आपने लगाया, 1 वोल्ट लगाया, 2 लगाया। तो जो हमारे लैब में एपरेटस है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक जा सकता है, लेकिन वर्चुअल लैब में आप देखेंगे तो शायद 10 वोल्ट तक जाता है, ठीक है। सो कोशिश कीजिए कि हायर वैल्यू पर वैल्यू लीजिए, तो ये है कि डेसिमल के कई प्लेसेस तक रिजल्ट आता है और बहुत फाइन रिजल्ट आता है। सो जैसे हम लैब में करें, वर्चुअल लैब में करें, वहां 10 तक जा सकता है तो हम 10 वोल्ट पे करेंगे, अगर रियल लैब में करना होगा तो हम इसको 5 वोल्ट मैक्सिमम जा सकते हैं तो 5 वोल्ट पे हम करेंगे, ठीक है। ये रेंज चेंज करने के लिए इसमें बटन दिए हुए हैं, अब रेंज जो है 1 to 10 हर्ट्ज या 10 to 100 हर्ट्ज या 100 to 1000 हर्ट्ज आप रेंज चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल वर्चुअल लैब में ये सुविधा नहीं है, वहां पर आपको रेंज, आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी। खैर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, ठीक है। ये वेव फॉर्म के लिए है, क्योंकि एक सिग्नल जनरेटर कॉमन यूज के लिए होता है, तो इससे साइनसॉइडल वेव फॉर्म भी जनरेट कर सकता है, ट्रायंगुलर जनरेट कर सकता है, स्क्वायर वेव जनरेट कर सकता है। लेकिन हमें कैसे चाहिए, अभी आपको फिगर में मैंने दिखाया है, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ क्या बना हुआ है, साइन वेव बना हुआ है, इसका मतलब हमें चाहिए साइन वेव सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर, फाइन। और यहाँ पे लिखा हुआ है F/V, यानी कि जब चाहें तो आप एक बार अगर बटन को प्रेस ना करें तो ये फ्रिक्वेंसी शो करेगा डिस्प्ले, और बटन प्रेस कर देंगे तो क्या शो करेगा, एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट शो करेगा, ठीक है, F और V। वर्चुअल लैब में दोनों के लिए अलग अलग डिस्प्ले है, तो वहां कोई बहुत दिक्कत नहीं, इसके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कनेक्ट कर सके। आगे बढ़े, अगर आपने फंक्शन या सिग्नल जनरेटर को समझ लिया हो तो मैं दो चीज दिखा चुका हूं। अब बात ये होती है कि ये वोल्टेज जो अप्लाइड है वो तो डिस्प्ले हो जाएगा फंक्शन जनरेटर पे, कि आपने मान लीजिए कि 5 वोल्ट लगाया या 10 वोल्ट लगाया, वो तो आपको पता चल जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज बाय द फंक्शन जनरेटर। लेकिन कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, अक्रॉस अ कंडक्टेंस या अक्रॉस अ कैपेसिटेंस, जिसे हम कहते हैं VR, VL या VC, और एक और टर्म आएगा VZ, वो कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आप ये स्केल देख रहे हैं, ये एक नॉब देख रहे हैं, ये नॉब देखिए एक सर्कल में रोटेट होता है। मल्टीमीटर एक साथ कई चीजें नाप सकता है। देखिए अगर आप ग्रीन वाले रीजन में रहेंगे तो अलग अलग रेंज में रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, देखिए ओम का सिंबल बना हुआ है, ठीक। अगर आप इधर व्हाइट वाले रेंज में आ जाएंगे तो आप वोल्टेज नाप सकते हैं अलग अलग रेंज में, 2 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक। लेकिन वी के आगे देखिए लाइन स्ट्रेट है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है, इसका मतलब क्या है, डीसी वोल्टेज नाप सकता है।
उसके बाद अब येलो से देखिए, ये किलो की रेंज है, 200 मिली वोल्ट 2 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक की बात हो रही है, अप टू, है ना, 200 वोल्ट तक, 750 वोल्ट, अप टू 750 वोल्ट। और इस वी के आगे देखिए क्या हुआ, देखिए साइन वेव बना हुआ, यानी एसी नाप सकता है। तो यानी कि आपको ये जो नॉब है इसकी, इस नॉब पे एक ये डॉट बना हुआ, ये डॉट कहाँ रखना चाहिए, अभी तो ये 200K के पास है, 200 किलो ओम के पास है, हमें रेजिस्टेंस थोड़ी नापना है, हमें तो वोल्टेज नापना है। तो हमें ये डॉट कहाँ रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए, अगर मान लीजिए कि हमने वोल्टेज रखा था 1, एम्पलीट्यूड रखा था 1 वोल्ट, तो हमें यहाँ 2 पे रख लेना चाहिए। और अगर हमने रखा था 10 वोल्ट, तो हमें 20 पे रखना चाहिए, क्योंकि 10 वोल्ट 2 से ज्यादा है, इसलिए हमें 20 पे रखना चाहिए। ठीक, तो इट इज अप टू अस कि अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 वोल्ट से कम रखते हैं, फंक्शन जनरेटर के एम्पलीट्यूड को 2 वोल्ट से कम रखते हैं, तो हमारा ये नॉब का ये जो पॉइंट है ऐसे घुमाएंगे कि 2 के सामने आ जाए। और अगर 2 से ज्यादा रखते हैं 20 और 10 से कम रखते हैं तो 20 के सामने रखा जाए, तो नॉब घुमा कर रख देंगे। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, वोल्टेज मेजर करने के लिए देखिए हमें 4 जगहों पर देखिए, चार देख रहे 4 जैक्स बने हुए, इसके इसमें कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो ये बगल में आपको दिख रहा होगा कि ये एक कनेक्टिंग लीड्स हैं, और इन कनेक्टिंग लीड का एक सिरा ये छोटा वाला दिख रहा होगा, ये मल्टीमीटर में जाता है। और ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं आपको, रेड और ब्लैक लंबे लंबे और आगे से बड़े शार्प, बिल्कुल पिन जैसे हैं, ये सिरा जहां पर आप वैल्यू मेजर करने वाले हैं उस सर्किट की तरफ जाएगा। तो ये सर्किट की तरफ जाने वाले टर्मिनल्स हैं, और ये जो छोटे छोटे हैं ये मल्टीमीटर से कनेक्ट हो गए। तो जरा आपको बता दें कौन कहाँ पे होंगे, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला जाएगा इसमें, ये जो कॉम में है। ठीक, और ये जो रेड वाला है किसमें जाएगा, ये वी, जब यहाँ पर जाएगा, वी और ओम का यहाँ सिंबल बना हुआ है, यानी कि जब आपको रेजिस्टेंस मेजर करना हो या वोल्टेज मेजर करना हो तो यहाँ लगाते हैं। अगर करंट मेजर करना होता तो मैं यहाँ लगाता, अगर करंट की वैल्यू कम होती और हायर होती तो मैं यहाँ लगाता। ठीक, तो करंट तो मेजर नहीं करना, हमें तो वोल्टेज मेजर करना है, तो हमें कौन कौन से इस्तेमाल करने, आखिरी के राइट साइड के 2, ये ब्लैक वाला तो हमेशा कॉमन में होता ही है, उसके लिए तो कुछ पूछना ही, उसका तो स्थान निश्चित है। रेड वाले का स्थान वोल्टेज मेजर करने के लिए जो राइट मोड सबसे दाईं तरफ जो है उसमें लगाएंगे। तो डिजिटल मल्टीमीटर कैसे लगाते हैं आपको समझ आ गया, कैसे तय करते हैं, और ये इसका स्विच है जिसको ऑन कर देंगे तो वो डिस्प्ले करने लगेगी। ओके, अब जरा डिस्कशन कर लें कि कैसे मेजर करना है, मेजर कैसे करना है। ठीक, तो ऊपर वाला हिस्सा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्ट और कैपेसिटर, ABCD 4 टर्मिनल, A और D से सिग्नल जनरेटर कनेक्टेड है, और साइन वेव इसको हम दे रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। तो हमको जब VR मेजर करना है, हमें 2 चीज मेजर करनी है, VR एंड VZ। पहले मैं बताऊंगा VR मेजर करना है तो डिजिटल मल्टीमीटर का वो जो ब्लैक और रेड, कोई भी किसी के तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लैक और रेड, वो यहाँ पे हमने इधर रेड कर दिया इधर ब्लैक कर दिया, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी लगा सकते हैं। ब्लैक और रेड वो A और B, किसको बात कर रहे हैं, ये जो लंबे लंबे ये जो आपको दिख रहे हैं लीड के दिख रहे हैं आपको ना टर्मिनल, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड रेड। इन दोनों को कहाँ जोड़ेंगे, पहले तो डिजिटल मल्टीमीटर में लगा लेंगे, और लगाने के बाद एक बार एक सिरा A पर एक बार B पर, तो वो हमें जो वोल्टेज देगा वो क्या कहलाएगा, VR कहलाएगा। इस तरीके से तो हम VR मेजर करते हैं। और VZ मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, B और D, C नहीं, VZ मेजर कर रहे हैं, VL या VC नहीं मेजर कर रहे हैं। तो B और C के क्रॉस लगाएंगे डिजिटल मल्टीमीटर, जैसे पहले लगाते थे वैसे ही, तो हमें VZ मेजर हो जाएगा। तो ये तरीका है सीरीज में मेजरमेंट करने का। अब जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम कहीं नोट करेंगे। तो ये पहले टेबल 1 है, और ये किसके लिए, इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट फॉर R इक्वल टू 1000 ओम। आपको याद है R कितना था, 1 किलो ओम था, तो ओम्स में क्या लिखेंगे, 1000 ओम के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। R की वैल्यू या L की वैल्यू या C की वैल्यू को इस ऑपरेटर्स के साथ चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले हमने कितने पर लिया फ्रिक्वेंसी, 1 किलो हर्ट्ज पे लिया, और VR की वैल्यू ले ली जैसे मैंने अभी बताया, और VZ की वैल्यू ले ली। अभी शुरुआत में सिर्फ 3 कॉलम पे ध्यान दीजिए, चौथा पांचवा बाद में बात करेंगे। F 1 किलो हर्ट्ज पर VR की वैल्यू VZ की, फिर 2 किलो हर्ट्ज पर, फिर 2.2, फिर 2.4, फिर 2.6। ऐसा क्यों, पहले तो हमने पूरा 1 किलो हर्ट्ज चेंज किया था, अब की केवल 200
हर्ट्ज ही क्यों चेंज किया, फिर 200 हर्ट्ज, फिर 200 हर्ट्ज? इसलिए कि हमें मालूम है कि इसका जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो कितनी है, 2.77 किलो हर्ट्ज। याद आया आपको? तो जब हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के करीब होते हैं तो हम बड़ी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड रीडिंग ले लेते हैं, पास पास रीडिंग लेते हैं, और जब उससे दूर चले जाते हैं तो ज्यादा वाइडली स्पेस्ड रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इसलिए 1 की वजह से 2 आया। हमें मालूम है कि ये 2.77 यानी कि 2.8 के आसपास हमें मिलना चाहिए, है ना? तो हमने 1 पे लिया, 2 पर लिया, 2.2 पे लिया, है ना? देखिए अब हमने इंटरवल घटा दिया, 2.4 पे लिया, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4। अब 4 के बाद 4.5 बढ़ा दिया, 5, 5.5, 6, 6.5, 7। तो इस तरीके से रेगुलर इंटरवल नहीं है लेना है ना? जब हम क्लोज आ जाएं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के तो जो इंटरवल है उसे रिड्यूस कर दीजिए, जब दूर चले जाए तो इंटरवल बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से हर बार वी आर और वी जेड की वैल्यू लेंगे। एक चीज नोटिस करिए, देखिए वी आर की वैल्यू शुरू में देखिए बढ़ती जा रही है और यहाँ मैक्सिमम हो गई, देखिए 2.8 पे मैक्सिमम हो गई 0.786, देख रहे हैं आप? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये घटने लगती है वी आर की वैल्यू, और घटते 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 देखिए घट गई, जबकि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। अब जरा वीजेड पे ध्यान दीजिए, वीजेड की वैल्यू शुरू से घटना शुरू होगी और 2.8 पर मिनिमम हो गई और फिर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते फिर से बढ़ गई। देख रहे हैं आप, लगभग उतनी वैल्यू पहुंच यहाँ पर थी। तो 2.8 पे ही ऐसा क्यों हो रहा है, वी आर और वीजेड क्यों मिनिमम प्राप्त कर ले रहा है? क्योंकि हमको मालूम है कि 2.77 किलो हर्ट्ज जो है वो इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ऐसा करना चाहिए। फिर ये 3 तो हमने क्या किए, ऑब्जर्व की। पहला सेट किया, दूसरा और तीसरा कॉलम ऑब्जर्व किया। अब चौथा कॉलम क्या, कैलकुलेशन, यानी कि थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम, वी जेड बाई वी आर। अब ये फिफ्थ कॉलम का क्या रोल है? कई बार क्या होता है कि फंक्शन जनरेटर में हमने लगा तो दिया 1 वोल्ट, पर वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है कई बार, थोड़ा बहुत। तो हम हर बार उसको भी नोट करते चलते हैं, 0.944, 0.933, देखिए लगभग उतना ही है, 1 वोल्ट के पास ही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है उसको भी हमने नोट कर लिया, ये दिखाने के लिए कि वेरिएशन कोई बहुत लार्ज नहीं हुआ। लेकिन जब आप करेंगे एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब में तो वो तो जानते हैं बड़ा परफेक्ट सा बनाया जाता है, तो वहाँ कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो वर्चुअल लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो ये 5वां कॉलम चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, आप 4 ही कॉलम बनाइए। हाँ, जब एक्चुअल लैब में आइएगा तो 5वां कॉलम को भी ध्यान रखिए। अब हमने दाईं तरफ इसको प्लॉट किया, किसको, कॉलम नंबर 4 और वाई एक्सिस पर, और कॉलम नंबर 1 एक्स एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज और वीजेड बाई वी आर। कर देख रहे हैं आप कैसा रहा, इस तरीके से करवा रहा है। देखिए जहां पर मिनिमम है वहां पे देखिए डाटा पॉइंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हमने क्लोज इंटरवल लिया था। और यहाँ पर जहां पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी देखिए आप, जहां पर मिनिमम है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी आ रही कितनी आ रही है, 2.8 किलो हर्ट्ज, और कैलकुलेट कितना किया था 2.77, इट इज क्वाइट क्लोज, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक चल रहा है। इसी बात को एक बार थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि अगर हम पैरेलल में करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा सर्किट में अंतर है, गौर कीजिएगा। सिग्नल जनरेटर जो है इस बार टर्मिनल ए और टर्मिनल सी से जुड़ा है, पिछले किससे जुड़ा था, टर्मिनल ए और टर्मिनल डी से, और इस बार सिग्नल जनरेटर किससे जुड़ा हुआ है, टर्मिनल ए और टर्मिनल सी से जुड़ा है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, यही मिस्टेक हो जाती है। और दूसरा काम क्या किया हमने, हमने डी को बी से जोड़ दिया, एक वायर लिया अलग से, सिंगल वायर, कुछ बीच में कुछ नहीं है, डी को हमने बी से जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, इंडक्टर कैपेसिटर के पैरेलल हो गया। जब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने इस तरह की पैरेलल सर्किट खूब देखी होंगी, 12th में आपको कराया जाता है। देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसा करने से, यानी डी को बी से जोड़ने से एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के सीरीज में ही रहते हैं। ठीक है, तो तीनों को नहीं पैरेलल करना है, हमें केवल इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे के पैरेलल करना है। और आपको याद होगा टैंक सर्किट में भी हम यही करते थे, जब हमने ऑसिलेटर पढ़ाया था आपको, कि वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सो ये एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। इस वजह से इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों को, रेजिस्टेंस को नहीं, को आपस में पैरेलल कर दिया। अब क्या करना है, वी आर मेजर करना है। तो वी आर तो अभी वैसे ही मेजर होगा, ए और बी के बीच डिस्टर्ब मल्टीमीटर लगाइए, जैसे पहले बताया, वी आर की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए।
और VZ कैसे मेजर करेंगे? पिछली बार याद है कैसे किया था? B और D किया था, आपकी B और C, क्योंकि आप जानते हैं कि BC के बीच में इंडक्टर और B से लेकर C के बीच में कंडेंसर एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप BC के बीच में मेजर करिए। इसलिए क्योंकि जो VZ होगा वो सेम ही आएगा, पैरेलल सर्किट में आप जानते हैं कि पोटेंशियल सेम ही आता है, तो डिस्टर्मिनेटर मल्टीमीटर में कहाँ लगाया? B और C। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VZ मेजर हो गया, तो इस तरह V और VZ आ गया। अब टेबल देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी वैसे ही 1 से लेकर 7 किलोहर्ट्ज तक, पहले इंटरवल ज्यादा और बाद में इंटरवल कम, इस तरीके से हमने रखा। और आप जो इंटरवल में दिया हुआ इसको फॉलो करिएगा जब अपने लैब में करिएगा, और इसी तरीके से आप लीजिएगा। VR की वैल्यू को गौर करिए, इनिशियली इट डिक्रीजेस, देख रहे 0.654 था, घटते 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 घटते, इसका मतलब हमने इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट लिया है, इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए 1 वोल्ट लिया है, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग आ रही है। और घटते घटते देखिए 2.8 किलोहर्ट्ज पर सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 0.043, और उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ने लगी VR की। यही हाल VZ का है, VZ की वैल्यू शुरू में बढ़ती है, देखिए 0.492 से बढ़ते बढ़ते 2.8 पे मैक्सिमम हो गई, बल्कि मैक्सिमम यहाँ पर हुई 3 पर मैक्सिमम हो रही है 0.906, ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। देखिए हो गई, जो आए वही रीडिंग लिखिए, है ना, मैनिपुलेशन की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से उसके बाद फिर से घटना शुरू हो गई। फोर्थ कॉलम में क्या किया? थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाई सेकंड कॉलम, VZ बाई VR। और फिफ्थ कॉलम के बारे में बता ही चुका हूँ, एक्चुअल लैब में कई बार वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है, उसको भी नोट करना चाहिए, पर वर्चुअल लैब में फिफ्थ कॉलम की जरूरत नहीं, इसलिए इग्नोर कर लीजिए। ये क्या है? टेबल 2, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट फॉर R इक्वल टू 1000 ओम। ठीक, अब हमने यहाँ पर प्लॉट किया कॉलम 1 यानी कि फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज एंड एक्स एक्सिस वर्सेस कॉलम 4 यानी कि VZ बाई VR ऑन Y एक्सिस। आपकी देखिए कैसा है, कर देख रहे हैं आप? ठीक है, अब की शायद 2.9 पर मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज की पैरेलल की एवरेजिंग कर ली जाती है, और जो भी वैल्यू आएगा 2.8 और 2.9 का एवरेज करेंगे 2.85 आएगा। ऑल्दो कैलकुलेशन से थोड़ा सा डेविएट कर गया है, ठीक है, और उसकी वजह भी है क्योंकि R को बिल्कुल हमने नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, अब आप गौर करेंगे, ये मैंने आपको पैरेलल का अभी ग्राफ दिखाया, उसके पहले आपको मैंने सीरीज का भी दिखाया था प्लॉट। अब देखिए सीरीज का प्लॉट जो थोड़ा वाइड सा है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, जबकि बैंडविड्थ के बारे में मैंने आपको पार्ट में पढ़ाया है। पैरेलल में देखिए बिल्कुल नैरो सा है ना, और इसके नैरो बैंडविड्थ होने का नहीं, बिल्कुल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एकाएक बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और उससे कम या उससे ज्यादा पर VZ एंड VR यानी इंपेडेंस की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होती है दोनों तरफ की ओर। इस कारण से ही पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को ही ट्यूनिंग सर्किट के तौर पे एज ए ट्यूनर, एज ए टैंक सर्किट इस्तेमाल करते हैं, सीरियल को नहीं करते। आपको जब ऑसिलेटर पढ़ाया गया तो पार्ट 1 में ये नहीं बताया गया था कि सीरियल क्यों नहीं करते, बस ये बताया गया था कि पैरेलल करते। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, और आज का सेशन में इतना ही रखता हूं। कल मैं आपको वर्चुअल लैब के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, और आप सब कोशिश करिए कि उसमें रहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए एक आसान सा एक्सपेरिमेंट होगा, और इसको आपको समझ में आया होगा। आप इस प्रेजेंटेशन को दोबारा भी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारे पास 4 मिनट जैसा है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना माइक भी ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। नाउ ओवर टू यू।